नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतं वर्धयामः चैनल पर आज से महाकवि भास के नाटक स्वप्नवासव दत्तम का पाठ प्रारंभ किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि इस महाकवि जो भास हैं उनके विषय में बताया जाए, क्योंकि पहले कवि का परिचय, उसके पश्चात ही उनके नाटकों के विषय में, अर्थात जो हमारा जो मुख्य जो नाटक है स्वप्नवासव दत्तम, उसके विषय में मैं पढ़ाना प्रारंभ करूँगा। तो इस क्रम में उनके स्थिति काल से प्रारंभ करते हुए उनके नाटकों के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाएगा और उसके बाद में स्वप्नवासव दत्तम नाटक हम प्रारंभ करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी मैं बता दूं आप सभी बंधुजनों को कि भास के नाटकों के विषय में कई बार प्रश्न आ जाते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में तो स्वप्नवासव दत्तम लगा ही हुआ है। और मैं यह भी बताना उचित समझूंगा कि जो स्वप्नवासव दत्तम को लेकर के मैं कोई क्रैश कोर्स नहीं करा रहा हूँ, मैं आद्योपांत्य पूरा नाटक पढ़ाऊँगा। तो इसमें आप लोगों की धैर्य की आवश्यकता है। और तो नाटककारों की श्रेणी में जो भास हैं, महाकवि भास, ये सर्वप्रथम नाटककार माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने भी अपने नाटकों में उनका नाम लिया है। बाणभट्ट भी अर्थात बाणभट्ट कालिदास का नाम लेते हैं, अर्थात कालिदास उनसे पूर्व हुए, और भास कालिदास के नाटकों में कहे जाते। जिस प्रकार से मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का नाटक है, उसकी प्रस्तावना में भास की प्रसिद्धि स्वीकार की जाती है। उसी प्रकार ही बौद्ध कवि जो हैं अश्वघोष, उनके ग्रंथों में भी भास की स्पष्ट छाया प्रतीत होती है। और कहा भी है कि जो प्रतिज्ञा योगंधरायण जो भास का जो नाटक है, उसके प्रथमांक के श्लोक का भाव बुद्ध चरित में मिलता है, परंतु अश्वघोष की अपेक्षा भास के भावों की अधिक प्रभावोत्पादकता है। इसलिए अश्वघोष से भी पूर्व कहे जाते हैं। और अश्वघोष का समय और कालिदास के समय में कुछ मतभेद है, कुछ विवाद है कि कहते हैं कि अश्वघोष पूर्व में हुए, कुछ कहते हैं कि कालिदास पूर्व में हुए। तो मैं अगर दोनों का भले ही मत बदलो, लेकिन यह तो हम ग्रहण कर ही रहे हैं कि जब दोनों के ही नाटकों में, है ना, भास के विषय में भास की छाया हमको प्रतीत हो रही है, तो भास निश्चितमेव उनसे पूर्व सिद्ध हुए। ठीक है, एक तो यह मत है। दूसरा मत कहा जाता है, अर्थात अब कालिदास के समय का भी निर्धारण हम किस प्रकार से करें। जैसे कीथ कहते हैं कि वो 4th शताब्दी ईसा के पश्चात, अर्थात 4th सेंचुरी एडी में कालिदास के समय को वो स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही एक गुजरात विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी हैं, उनके द्वारा भी नवी जो पांडुलिपि है जो कालिदास की, जो कही जाती है कि काश्मीर पाठ के आधार पर एक नया संपादन, एक नया पाठ तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्रथम शताब्दी से भी पूर्व या फिर प्रथम शताब्दी तक कालिदास का समय वो मानते हैं। तो उससे पूर्व हम फिर भास को स्वीकार करेंगे। और इसीलिए तो कुछ कहते हैं कि 4th BC तक चले जाते हैं, मतलब 4th शताब्दी ईसा पूर्व तक, क्योंकि उस समय बताते हैं कि पाणिनि, कात्यायन, जो पतंजलि, उनका जो समय है, पाणिनि का समय है 4th शताब्दी ईसा पूर्व, और उनके पश्चात होते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कात्यायन, और उसके एक ही शताब्दी पश्चात 2री शताब्दी में पतंजलि आते हैं। तो कहीं पर कुछ कहते हैं कि अपाणनीय प्रयोग मिलते हैं, तो पाणिनि से पूर्व हुए, लेकिन जब कई स्थान पर पतंजलि के अनुकूल भी प्रयोग मिलते हैं, और कई जगह पे तीनों रूपों के दर्शन इनके ग्रंथों में, इनके जो नाटकों हैं, इनके नाटकों में हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनके पश्चात होना चाहिए। तो कुछ विवाद है इनके स्थिति काल को लेकर के, और हमेशा से नाटककारों या फिर जो प्राचीन जो लेखक हुए हैं उनके विषय में विवाद रहा ही है। तो अंततः इनका जो काल है कालिदास से पूर्व, या फिर जो त्रिमूर्ति हैं जो
जो त्रिमुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उनके पश्चात भी माना जा सकता है। तो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा के बाद तक इनका समय हम स्वीकार कर सकते हैं। यह हुई उनके काल के ऊपर। अब अगर जीवन वृत्त के बारे में कहें तो इनके लिए कई दंत कथाएँ भी प्रचलित हैं। अब मम्मटानुसार तो कहा जाता है कि श्रीहर्ष के समकालीन हुए, लेकिन श्रीहर्ष के समकालीन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो कालिदास के पश्चात हुए हैं और हमको साफ पता चल रहा है कि कालिदास से के ग्रंथों में इनके नाम का उल्लेख मिल रहा है, तो उनसे पूर्व तो यह हम स्वीकार नहीं कर सकते कि श्रीहर्ष के समकालीन हैं। दूसरा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के जो नवरत्न हैं, है ना, धन्वंतरी, क्षपणा, कमर सिंह, शंकु, है ना, कालिदास इत्यादि, तो उसमें घटकरपर नाम से भी इनको सुना जाता है कि घटकरपर इनका दूसरा नाम था। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो कालिदास हुए, है ना, और अमर सिंह हुए और भास हुए, और उनके नवरत्न में वररुचि, स्वयं कात्यायन भी आते हैं, वो तो कितने पूर्व के हो गए, है ना, वराहमिहिर। तो इनमें जब भिन्न भिन्न समय निश्चित इनका किया गया है, तो इससे यह स्वीकार किया जा सकता है कि ये केवल विक्रमादित्य का गौरव मात्र बढ़ाने के लिए एक श्लोक रच दिया था, उनके लिए कह दिया था कि हाँ, नवरत्न थे, उनमें कालिदास भी आते हैं और ये स्वयं महाकवि भास भी आते हैं। यहाँ पर भी हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि वो वही होंगे। और एक दंतकथा यह भी प्रचलित है कि व्यास, जो कि वो तो बहुत पूर्व के हैं, इन सभी से पूर्व हैं, है ना, जो कृष्णद्वैपायन व्यास जिनके द्वारा महाभारत रचित है, तो उनके और भास के मध्य में ना, ये भी एक किंवदंती ही है कि व्यास और भास के मध्य में कुछ विवाद हुआ, जिसमें अर्थात कि किसका ग्रंथ है, अर्थात किसकी शैली उच्च है ना, तो उसमें उसके निर्णयार्थ दोनों के ग्रंथों को अग्नि में समर्पित किया गया, और उसके पश्चात में देखा कि भास के ग्रंथ नहीं चले, तो अंततः उनको जीत मिली। और उसी ही आधार पर एक और ये भी कहा जाता है कि उस अग्नि में स्वप्नवासव दत्तम जो नाटक है वो नहीं जला, तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ नाटक की कोटि में आता है। उनके जो 13 नाटक हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ कोटि का नाटक वह स्वीकार किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि अब भास के नाटक हमको प्राप्त कब हुए, तो एक केरलीय विद्वान हुए हैं प्रोफेसर टी गणपति शास्त्री, तो उन्होंने 1909 में, अर्थात पिछली ही शताब्दी में उनको पांडुलिपियाँ मिली थी किसी स्थान पर, और इकट्ठी पांडुलिपियाँ मिली थी, मद्रासी भाषा में थी वो, तो उन सभी का उन्होंने संपादन किया और 1912 में वो प्रकाशित हुई। अर्थात जिस समय पाश्चात्य जगत में, अर्थात 17वीं या 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में भी, जब सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से पाश्चात्य जगत को परिचय कराया था कि संस्कृत के विषय में फिर और मान्यता बढ़ी थी, तो उस समय टी गणपति शास्त्री, उस समय भास के जो नाटक थे उस समय उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि सर्वप्रथम इनका संपादन टी गणपति शास्त्री के द्वारा ही हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस समय तक यह पता ही नहीं था कि भास कवि के बारे में तो पता था, लेकिन उनके नाटकों के विषय में किसी को ज्ञात नहीं था। इसलिए उसके पश्चात में जब यह संपादन कार्य हुआ और 1912 में उन्होंने यह संपादन पूर्ण कर दिया, और उसके पश्चात ही हम इन नाटकों को हम देख पाते हैं। और देखेंगे कि आप जब मैं इसका पाठ शुरू करूँगा तो सबसे सरल, मुझे तो मैंने अभी तक जितने भी नाटक पढ़े हैं तो उन सब में सबसे सरल मुझे भास लगे हैं। एक तो सर प्राचीन है ना, और इनकी शैली बिल्कुल ललितमय है ना, प्रसादमय शैली है और आसानी से समझने योग्य, बल्कि हम अपने संस्कृत संभाषण अगर हम करते हों, किसी से बातचीत करते हों, तो उनमें उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, अर्थात यथावत वाक्यों का प्रयोग हम अपनी भाषा शैली में संस्कृत संभाषण के दौरान उन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम भास मेरे लिए बहुत ही रुचिकर हैं। तो
यह हुआ उनके विषय में। अब इसके पश्चात मैं इसकी अगली वीडियो में आप लोगों को उनके नाटकों के विषय में थोड़ी उनकी भूमिका बनाते हुए और उसके पश्चात में स्वप्न वासव दत्तम का पाठ प्रारंभ कर दूँगा। नमस्कार।